उन्होंने वर्कर्स को ट्रेन किया, ब्लूप्रिंट बनाया, दीवारों के रंग तक खुद चुने। लेकिन जब वो घर आखिरकार भारत की सियासत में खड़ी हुई, लाल कृष्ण आडवाणी खुद को दरवाजे के बाहर खड़ा देख रहे थे। जिस आदमी ने बीजेपी को 2 लोकसभा सीट से उठाकर देश की डोमिनेंट पार्टी बनाई, उसे मार्गदर्शक मंडल में क्यों बिठा दिया गया? ये कहानी है कैसे एलके आडवाणी ने बीजेपी को खो दिया, ना एक पल में, ना एक बड़ी गलती से, बल्कि आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और उनके खुद के फैसलों की वजह से। आडवाणी की कहानी गांधीनगर या दिल्ली नहीं, बल्कि कराची से शुरू होती है। वो भी एक ऐसा भारत जो अब मौजूद नहीं है। पार्टीशन उन्हें एक रेफ्यूजी बना देती है। वो इंडिया आते हैं, सिर्फ सामान के साथ नहीं, बल्कि एक तलाश में जो उन्हें आरएसएस तक ले जाती है, और फिर जनसंघ। अगर अटल बिहारी वाजपेयी शायर थे, तो आडवाणी ऑर्गेनाइजर और स्ट्रैटेजिस्ट। मगर आडवाणी का असली बदलाव बैकरूम ऑपरेटर से मास लीडर बनने तक चक्कों पर खड़े रहकर आता है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की तरफ एक रथ निकलती है, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक संकेत था। गांव से गांव, शहर से शहर, आडवाणी राम जन्मभूमि को एक छोटे मुद्दे से उठाकर नेहरूवियन इंडिया के पूरे आइडिया को चैलेंज कर रहे थे। उस प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं कर रहे थे, वो उसे एक नया नाम देते हैं, स्यूडो सेक्युलरिज्म। और सबसे जरूरी बात, वो लाखों लोगों को मना लेते हैं कि जिसे वो अब तक धलाई समझ रहे थे, शायद वही देश को पीछे रोक रहा था। अयोध्या, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कभी एक नीश पैम्फलेट लेवल डिस्कोर्स हुआ करते थे, बंद कमरों की बातें। आडवाणी इन्हें एक सेंट्रल आइडिया बना देते हैं। वो एक और कदम लेते हैं जो कम दिखता है पर उतना ही मायने रखता है। वो एक सिस्टम बनाते हैं। लाखों कार्यकर्ता ट्रेन होते हैं, स्टेट लीडर्स मेंटर किए जाते हैं, और बीजेपी को एक कैडर बेस्ड पार्टी बना दिया जाता है जो बाकी पार्टी से बिल्कुल अलग लग रही थी। 1998 तक बदलाव आंखों के सामने खड़ा होता है। 84 के 2 सीट से लेकर दिल्ली में सरकार बनाने तक 6 साल तक वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चलाती है, और आडवाणी होते हैं डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर। बाबरी डेमोलिशन के बाद जिसका नाम लेना मुश्किल था, वो पार्टी अब गवर्नेंस का एक्सेप्टेबल फेस बन चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, जितना सब कुछ आडवाणी ने खड़ा किया, वो सब उनके हाथ से फिसला कैसे? इसको समझने के लिए हमें वापस कराची जाना होगा। इस बार 2005 में आडवाणी पाकिस्तान एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन लैंड करते हैं। कागजों पर ये एक रूटीन पॉलिटिकल विजिट लगती है, लेकिन जो वहाँ होता है उसमें रूटीन कुछ भी नहीं था। जिन्ना के समाधि पर एलके आडवाणी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका कोई अंदाज तक नहीं लगाता। वो मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर देते हैं, सेक्युलर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कह देते हैं। उनके पुराने आइडियोलॉजिकल परिवार आरएसएस और संघ इकोसिस्टम के लिए यह सिर्फ एक डिविएशन नहीं, गुनाह था। बैकलैश तुरंत आता है, और बेदर्दी से। आरएसएस के नेता, पार्टी के कॉलीग्स, वही लोग जो अयोध्या रैली में उन्हें हीरो मानते थे, सब एक पल में उनके खिलाफ हो जाते हैं। पर असली प्रॉब्लम एक स्पीच से ज्यादा गहरी थी। ये विजिट एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। आडवाणी अपनी इमेज को सॉफ्ट करना चाहते थे, ताकि देश उन्हें एक पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे। कोalition पार्टनर्स और मिडिल ग्राउंड वोटर्स के लिए एक्सेप्टेबल बनना चाहते थे, लेकिन वो एक खतरनाक बीच के जगह लैंडिंग करते हैं। हार्डलाइनर्स के लिए ज्यादा सॉफ्ट, मॉडरेट्स के लिए ज्यादा हार्ड, सेंटर और राइट दोनों उनसे दूर हो जाते हैं। इसी गलती के बीच एक और चीज दिखाई देती है, डाउट। वो आदमी जो राम रथ पर चढ़कर पूरे हिंदुत्व पॉलिटिक्स को बदलते हैं, अब खुद राम मंदिर के मुद्दे पर हिचकिचा रहे थे, अपनी ही प्रोजेक्ट को सेकंड गेस कर रहे थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी जैसे लोग ये सब देखकर एक सिंपल लेसन सीख लेते हैं, कोर आइडियोलॉजी पर कभी डाउट नहीं करना। आडवाणी के लिए नतीजा तुरंत निकलता है, उन्हें बीजेपी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। पहली बार ये साफ हो जाता है कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल है। दरारें पड़ चुकी थी, मगर 4 साल बाद ये दरारें पूरी दीवार बन जाती है। आखिरकार उन्हें एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाता है। ये उनका मोमेंट होना चाहिए था, लेकिन यही मोमेंट उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। कैंपेन उन्हें लो पुरुष के रूप में बेचने की कोशिश करता है, एक आयरन ऑल्टरनेटिव वीक मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन मैसेजिंग में कुछ गलतियां हो जाती है। टफ दिखने के लिए उनकी टीम उन्हें पुरानी एनडीए सरकार की कुछ डिसीजन से दूर दिखाने लगती है, जैसे कंदाहार हाईजैकिंग का हैंडलिंग। वोटर्स इंप्रेस नहीं होते हैं, और पब्लिक को एक ऐसी चीज नजर आती है जिसे वो कभी माफ नहीं करती, मुश्किल डिसीजंस की जिम्मेदारी लेने से डरना। फिर आता है न्यूक्लियर डील का एपिसोड, और यहाँ आडवाणी का वो इंस्टिंक्ट जिसने उन्हें डेकेड्स तक चलाया, पूरी तरह फेल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक स्टैंड लेने के बजाय वो अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल मायावती के बीएसपी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार गिरा देते
एक थर्ड फ्रंट आता जिसमें पीएम बनने की सबसे ज्यादा संभावना मायावती की होती। अगर सरकार बच जाती, एनडीए इलेक्शंस में रीसेंट लूजर्स के रूप में आता। एक लूज लूज सिचुएशन, और अडवाणी वही गेम खेलना चुनते हैं। कैश फॉर वोट्स का तमाशा उनके जजमेंट पर और भी बड़ा सवाल उठा देता है। जब धूल बैठती है, कांग्रेस 206 सीट्स ले आती है, बीजेपी सिर्फ 116, और अडवाणी 81 साल की एज में रिजाइन करने की कोशिश करते हैं, मगर लोग उन्हें टिके रहने के लिए मना लेते हैं। यही वो मोमेंट था जब उन्हें चले जाना चाहिए था, सिर उठाकर, एक आर्किटेक्ट के रूप में जो पीएम नहीं बना, पर जिसने भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन वो रुक जाते हैं, और ये डिसीजन इंश्योर कर देता है कि उनका आखिरी चैप्टर उनके कामों के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में होगा कि उन्हें कैसे धक्का देकर साइड कर दिया गया था। इसी बीच गुजरात में उनका एक पुराना मेंटी एक बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। मोदी ने अयोध्या की ताकत बहुत जल्दी समझ ली थी। 1989 में ही, जब वो एक रिलेटिवली जूनियर ऑर्गेनाइजर थे, वो कंक्लूड कर चुके थे कि राव मूवमेंट ही वो चाबी है जो गुजरात का इलेक्टोरल मैप बीजेपी के लिए खोल देगी। जब दिल्ली के नेता कोalition के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, मोदी एक ऐसी बेस बना रहे थे जो मेजॉरिटेरियन कॉन्फिडेंस पर खड़ी थी। 2002 के बाद चाहे कोई उनके बारे में क्या सोचता हो, इस बात पर अब कोई डाउट नहीं बचा कि वो बीजेपी के सबसे पावरफुल रीजनल लीडर बन चुके हैं। जहां अडवाणी अपने ही प्रोजेक्ट को सेकंड गेस कर रहे थे, मोदी कभी डाउटफुल नहीं दिखते। उनका मैसेज सीधा होता, हिंदुत्व, इंडियननेस और नेशनलिज्म, तीन अलग चीजें नहीं, एक ही बात है। अडवाणी ने आइडियाज को पैकेज किया था, मोदी बिना हिचकिचाहट उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार थे। 2013 तक टकराव तय हो चुका था। गोवा के एक पार्टी मीट में बीजेपी के लीडरशिप ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लिए चीफ बनाने का निर्णय लिया। अडवाणी की प्रतिक्रिया धमाकेदार होती है। वो एक ही बार में सारे पदों से रिजाइन कर देते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, इलेक्शन कमेटी, सबसे। पर यहाँ एक नया ट्विस्ट था कि इस बार उन्हें किसी ने नहीं रोका। मोदी रहते हैं, और अडवाणी के लिए एक क्लियर मैसेज था, वो अब पार्टी का चेहरा कभी नहीं बनेंगे। 2014 के लैंडस्लाइड के बाद एक नई संरचना बनाई जाती है, मार्गदर्शक मंडल। कागजों पर ये बहुत रिस्पेक्टफुल लगता है, एल्डर्स काउंसिल। रियलिटी में सबको पता था कि ये एक पार्किंग लॉट है उन नेताओं के लिए जिन्हें असली डिसीजन मेकिंग में अब जगह नहीं चाहिए और ना ही दी जाएगी। अडवाणी को वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, और 2019 में सिंबलिज्म पूरा हो जाता है। गांधीनगर, वो सीट जिसने उन्हें 1951 से 6 बार इलेक्ट किया था, अमित शाह को दे दी जाती है, पार्टी का नया जनरल। बीजेपी को अब अडवाणी की कोई जरूरत नहीं थी। मगर फिर भी जब अडवाणी को एक्टिव पॉलिटिक्स से धीरे धीरे पुश किया जा रहा था, उसी वक्त उनके सारे प्रोजेक्ट्स अपने चरम पर पहुंचने लगते हैं। वो 3 मुद्दे जिनसे उन्होंने कभी जन जागरण की आग भड़काई थी, अयोध्या, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक, अब स्लोगन्स नहीं रहे। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म कर दिया जाता है। कुछ ही महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का रास्ता साफ कर देता है, और फिर ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस नहीं थे, ये एक लंबी राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव था। वही यात्रा जिसे अडवाणी ने ही भारतीय पॉलिटिक्स के नेशनल मैप पर चिपकाया था। पर जो आदमी ये यात्रा शुरू करता है, वो उसे खत्म नहीं करता। इस कहानी का फाइनल एक्ट लिखते हैं नरेंद्र मोदी, बिना रुककर, बिना हिचकिचाहट, बिना उन हाफ स्टेप्स के जो अडवाणी के आखिरी सालों को डिफाइन कर गया। एक एंगल से देखो तो ये अडवाणी के आइडियाज की पूरी विजय है, दूसरी एंगल से देखो तो ये उनके पूरी इररिलेवेंस दर्शाती है।